नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में किसी भी दल ने अभी तक अपने लोकसभा उम्मीदवार के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है। सभी दलों को अपनी सीटों पर बाजी जीतने की इच्छा है, इसलिए सबको सुयोग्य बाजीगर की तलाश है। लोकतंत्र में संख्या ही सब कुछ तय करती है, इसलिए सुयोग्य बाजीगर की तलाश अनिवार्य है। साथ ही बाजी जीतने के लिए हर कामयाब चाल चलने की कोशिश जारी है। लोकसभा चुनाव के दंगल में हालांकि कुछ सीटों पर भिन्न भिन्न दलों के उम्मीदवार लगभग तय हैं, लेकिन कुछ दलों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों जगहों पर पेच भी फंसे हुए हैं। पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि बाजीगर को चुनना है वो कौन है या फिर किस दल का हो। इसके अलावा हमने सूत्रों के हवाले से कहा था कि केंद्रीय मंत्रियों की टिकट नहीं कटेंगे, सीटें जरूर बदली जा सकती है विशेष परिस्थिति में। इस पर हम संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा उन नामों की भी चर्चा करेंगे जिनके अंत में खेल का रंग कुछ और दिख रहा है। बहरहाल हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हम एक एक मुद्दों पर उनके साथ बहस जारी रखेंगे। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की बात करते हैं तो बक्सर अश्विनी चौबे, आरा आरके सिंह, सासाराम से लल्लन पासवान, निरंजन राम और शिवेश राम, गया से रामजी माझी या हरि माझी, नवादा से गिरिराज सिंह, पटना साहिब रविशंकर प्रसाद या आरके सिन्हा, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, सारण से राजीव प्रताप रूडी, सिवान से ओम प्रकाश यादव, मधुबनी से हुकुमदेव नारायण यादव या इनके पुत्र अशोक यादव। महाराजगंज की बात करें तो वहां से जनार्दन सिग्रीवाल, शिवहर से रमा देवी, उजियारपुर से नित्यानंद राय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जेडीयू के संभावित उम्मीदवारों की यदि बात करते हैं तो सीतामढ़ी, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, बांका, वाल्मीकिनगर, गोपालगंज, दरभंगा, झंझारपुर, औरंगाबाद और मुंगेर। लगे हाथों एलजेपी की भी संभावित सीटें देख लें। हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। हाजीपुर से रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पारस के चुनाव लड़ने की संभावना बताई जा रही है, जबकि जमुई से चिराग पासवान उम्मीदवार होंगे। एलजेपी नवादा सीट जरूर चाहती है। पार्टी इस सीट से मुंगेर की सांसद वीणा देवी को लड़ाना चाहती है, जबकि यहां से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह सांसद हैं। ये एनडीए के 3 घटक दलों का अपना जो संभावित लिस्ट है उसका जिक्र हमने किया है। अब इस पर थोड़ा समझते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत स्वागत है। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमाकांत चंदन, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय झा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवल किशोर चौधरी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। और पटना में हमारे साथ मृत्युंजय कुमार, जो पटना ब्यूरो प्रमुख हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, ये जो पहले हम आपसे समझ लें कि ये जो तमाम संभावित नामों की चर्चा जोरों पर है, जिसका लगता है कि लगभग सब कुछ तय है, तो इसमें क्या क्या समीकरण देखे गए हैं और किन किन चुनौतियों को ध्यान में रखा गया है? एनडीए की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, पहले तो ये देखा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जी मैं ये बता दूं आपको कि पहले ये देखा जा रहा है कि कौन कैसा प्रत्याशी खड़ा कर रहा है, उसके हिसाब से उसको कौन पटकनी दे सकता है, ये पहली प्राथमिकता है। यही कारण है कि दोनों धड़े आप देखो कि कोई भी अपना प्रत्याशी मतलब कि पहले घोषित नहीं कर रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन अब पहले
चलिए कोई नहीं, हम आपके पास फिर रुक करेंगे, कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं। बहरहाल नवल चौधरी जी, क्या आपको लगता है कि जिन जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उनमें किन किन बातों का ख्याल एनडीए ने रखा होगा? देखिए, मुख्य ख्याल उन्हीं बिंदुओं को आप माने जो पहले से उनके मन में था, जिसके आधार पर इन में से कई उम्मीदवारों ने चुनाव जीता या फिर अब दोबारा चुनाव जीतने की संभावना है। और ये बिंदु क्या है? जात और धर्म बहुत महत्वपूर्ण है। पाटलिपुत्रा से जो दो नाम आ रहे हैं जी, आप देखेंगे रविशंकर जी की अपनी ख्याति है और उनमें मेरिट तो है, पार्लियामेंट्री मेरिट, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन वो प्रत्यक्ष चुनाव से तो आज तक लड़के नहीं आए, को भी बिलोंग कर रहे हैं जिसका प्रभाव पाटलिपुत्रा कंस्टिट्यूएंसी में है। और उनके ऑल्टरनेटिव के रूप में जो दूसरा नाम आ रहा आरके सिन्हा का, वो जिस जात से आते हैं वो वही है जिसका वर्चस्व है, जो माना जाता है कि डोमिनेंट कास्ट फैक्टर है। उजियारपुर से, जहां से मेरा गांव जहां आता है, जो नित्यानंद राय है, वो पिछला चुनाव जीत चुके हैं, फिर से उनको फील्ड करने की संभावना है। और वहां उनका लोकेशन मुख्यतः सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर आधारित है। तो जो मूल आधार है वो पुराना ही आधार है। या ठीक है कि कुछ केसेस में मार्जिनल फैक्टर के रूप में जो विपक्षी पार्टी है या जो आपकी प्रतिद्वंदी कहना चाहिए, प्रतिद्वंदी पार्टी के कैंडिडेट को ध्यान में रख करके तय किया गया है, यह फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। डोमिनेंट फैक्टर है कि वहां का सोशल जो फैक्टर है, सोशल रिलीजियस फैक्टर है, जो वहां का जो इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, आज के डेट में जब ध्रुवीकरण बहुत हुआ है, पोलराइजेशन हुआ है कास्ट एंड कम्युनल लाइंस पर खास करके, और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो पोलराइजेशन हुआ है वो एडिशनल फैक्टर है। लेकिन मेन फैक्टर बिहार में आज भी वही है जो पहले था, और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, मूल रूप से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जी। मृत्युंजय, मैं समझ गया सर। मृत्युंजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। आप अपनी बात पूरी करें तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, मैं ये कह रहा था कि दोनों धड़े जो हैं इस बात में लगे हुए हैं कि कौन पहले प्रत्याशी घोषित करता है और फिर उसके हिसाब से उस पे प्रत्याशी देना है और कौन किस पे भारी पड़ सकता है। ये तो दोनों गठबंधन, देखिए दोनों धड़ों ने अब तक किसी के नाम की घोषणा नहीं की है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। हमने देखा था पिछले बार नामों की घोषणा हो गई थी, लेकिन लालू जी इस बार फुटबाल में बैठे हुए हो, वहीं से सारी चीजों की निगरानी कर रहे हैं। और इस फिराक में है कि जब नाम की घोषणा उधर से बीजेपी की तरफ से हो तो फिर इधर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाए। कमोबेश यही स्थिति एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रहा है। और सीटों को लेकर के देखिए, बीजेपी और जेडीयू, अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो इन दोनों में खास करके बीजेपी और जेडीयू में अजीब पेशोपेश की स्थिति है। अब तक ये लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, मोटा मोटी अगर हम ये कहें कि डिक्लेयर्ड ये नहीं हो पाया है कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, यही फाइनल नहीं हो पाया है। और कई ऐसे, हालांकि अब 2-4 सीटों को लेकर जीत बचा हुआ है, लेकिन पटना साहिब, माफ कीजिएगा, ये जो पाटलिपुत्र सीट का चाह रहे थे नीतीश कुमार, पता चला है कि उस पर उन्होंने दावा छोड़ दिया है। काराकाट सीट, यानी कि जो उपेंद्र कुशवाहा की 3 सीटें थी वो तो चले ही गया है नीतीश कुमार के पास। 8 हारी हुई सीटें में से भी बीजेपी ने एक भागलपुर अपनी दावेदारी करी कि भागलपुर हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। तो ये है, और खबर ये आई है कि शाहनवाज वहां से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अश्विनी चौबे के बारे में कहा जा रहा था कि उनका टिकट काटा जा सकता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो मुझे लगता है कि अगर, चूंकि शाहनवाज एक अच्छे प्रत्याशी हो सकते हैं, इस बात का फीडबैक जब कल अभियान समिति की बैठक हुई थी उसमें सारे लोगों ने एक साथ दिया था। तो देखना यह है कि तकरीबन मुझे लगता है कि भागलपुर से वो होंगे, अश्विनी चौबे हो। गिरिराज जी को लेकर संशय इस बात को लेकर था, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर कन्हैया प्रत्याशी होते हैं तो उनके लिए सूरजभान एक कमजोर प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है, या उनकी पत्नी जो खड़ी होती है बीना देसी।
तो यही कारण था कि ये कहा गया कि मतलब गिरिराज सिंह को बेगूसराय से चुनाव लड़ाया जाए ताकि खोर वामपंथी। हम फिर रुक करेंगे मृत्युंजय आपके पास। प्रोफेसर अजय झा, क्या आपको लगता है कि ये जो भी संभावित नामों की चर्चा जो जोरों पर है उसको लेकर जो बातें आ रही है उनमें जैसा कि नवल चौधरी जी ने बताया कि कास्ट को मेन फोकस रखा गया है, रिलीजन को मेन फोकस में रखा गया है सेंटर में, तो ये सारी जो बातें होती रहती है विकास और राष्ट्रवाद, इन सब बातों का क्या मतलब है? वो सिर्फ हवाई बातें हैं? एक लाइन, अच्छा मैं एक लाइन कहूं उसके बाद अजय उसको भी रिस्पॉन्स करना। हाँ प्लीज बोलिए कंप्लीट कीजिए। गिरिराज सिंह को नवादा या फिर बेगूसराय, तीसरी जगह क्यों नहीं? या बेगूसराय, क्या कारण है? जात के अलावे कौन सा देश है बीजेपी का? ठीक समझ गया। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही एक दूसरा उदाहरण। थैंक यू अजय जी, आप बात पूरी करें। देखिए सब, हाँ मैं अपनी बात रखता हूं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो हम लोगों ने लिया तो इंग्लैंड से है और उसको थोड़ा हम लोगों ने कोलैबोरेट अमेरिकन सिस्टम से भी किया है, लेकिन हमारे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ हेट्रोजेनिटी सोसाइटी में इतनी ज्यादा है कि कोई भी इलेक्शंस उस हेट्रोजेनिटी को ध्यान में रखे बगैर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ नहीं सकता है और जीत भी नहीं सकता है। इन्हीं सब चीजों को आधार बना करके चाहे बड़ी बातें हम लोग जितनी भी करें राष्ट्रीय योजनाओं के संदर्भ में या प्रांतीय योजनाओं के संदर्भ में, बराबर हमें ग्राउंड रियलिटीज पर आने पर इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कास्ट कॉम्बिनेशंस क्या है, रिलीजियस कॉम्बिनेशंस क्या है और उनके रुझान क्या है। सिर्फ कास्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं, कास्ट कॉम्बिनेशन में किनके रुझान किस ओर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से हमारे यहाँ प्रांतीय स्तर पर जो वर्चस्व लोकल लेवल के लीडर्स का उभरा है, उसमें जातीय जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ही चारों तरफ मुखर करके दिख रहा है। बिहार हो, बंगाल हो या आप कहीं और थोड़े आप साउथ में भी जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इन चीजों की नहीं करेंगे नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो चुनाव जीतने आते हैं। थियोरेटिकल बातें वो टीवी डिबेट्स पर करते हैं, बाकी जगहों पर करते हैं, लेकिन जब जीतने की बात होती है विनेबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस आधार पर जो चौधरी साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूं कि वो उनकी मजबूरी है, वो उनका चॉइस है, सिर्फ नहीं है। पहली बात वो है। और जहां तक एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि जहां घटक दल मिल करके राजनीति करते हैं, पहली लड़ाई तो अपने ही लोगों के बीच में वो कर लेते हैं, तब जाकर के वो विरोधियों से करेंगे। पहले तो आपस में ही लड़ लेते हैं कि भैया आपको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। वहां पर पहले अपनी अपनी विनेबिलिटी दिखाते हैं कि हम कितने सीट और किसके सीट पर हम आपसे आगे निकल सकते हैं, हमारे कैंडिडेट्स आ सकते हैं। तो अभी तो उस स्तर पर लोग लड़ रहे हैं आपस में और फिर उसी में समझौता भी करेंगे और तब फिर आकर के अपोजिशन से अभी जो उनकी असल लड़ाई होनी है फिर वो होगी। जी रमाकांत चंदन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो गुड गवर्नेंस की बात हम लोग सरकार बनने के 5 साल के अंदर करते रहते हैं और डेवलपमेंट की बात जो हम लोग बार बार कहते हैं कि ये योजना हम लाए, इसमें ये काया पलट कर दिया गया, अब से पहले किसी ने देखा नहीं था, सुना नहीं था, सोचा नहीं था, ये सब बातें सिर्फ टाइम पास करने के लिए हो गई हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। अगर पिछले 2 दशक को लेकर ध्यान में देखें, हाँ। तो जितना विकास इस सरकार के समय में सड़क और पुल को लेकर हुआ है उतना इसके पहले नहीं हुआ। लेकिन इसके पहले मैं संजय जी एक बार हम इनकी बातों का जवाब दे देना चाहते हैं कि बिहार या अभी अन्य आसपास के राज्यों की राजनीति में जातीय केंद्र बिंदु है और यह केंद्र बिंदु केवल भाजपा और जदयू के लिए नहीं, यह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए नहीं, ये अक्रॉस द पार्टी है साहब। बेगूसराय से तो वहाँ कैंडिडेट भूम बिहारी होता है और मधुबनी से खड़ा करती है तो वहाँ भी कैंडिडेट भूम बिहारी होता है। तो वो भी जाति विहीन राजनीति बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। अब रहा विकास के मुद्दे के साथ में यहाँ बिहार की राजनीति में एनडीए का, तो फिलहाल जिन सीटों की बात आप कर रहे थे उसके आधार को समझना होगा। सबसे पहला आधार यह है कि एनडीए के भीतर जदयू जो 2 सीट जीत के आई थी उसे 17 सीट देना है। अब उस 17 सीट के लिए भाजपा को
5 सीटिंग छोड़ दी है। लेकिन चूंकि भाजपा सभी कमिश्नरी और जिला में अपनी भागीदारी चाहती है, इसलिए वो 2 हारी हुई सीट भी जीतना चाहती है, वो है भागलपुर और अररिया। तो नतीजे इसे 7 सीट देनी है। तो अब ये 17 सीट में 7 सिटिंग सीट देने का जो बात जदयू के ऊपर आ रही है, वो एक ऐसा मैं कह सकते हैं एक नाशूर है, जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग की नाराजगी भी हो सकती है। जहां तक सवाल है देने की बात, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कैंडिडेट के साथ ही पूरा वो सीट उनको दे दिया जाए, खास करके वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, शिवहर, फिर ये पूर्णिया, ये सब जदयू के खाते में जाएंगी और हो सकता है कि उम्मीदवार के साथ भी जा सकती है जी। तो ये स्थितियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, खास करके जो गिरिराज सिंह के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ दुविधा यह है कि लोजपा की सीट जो है मुंगेर वो जदयू ले रहा है, लेकिन भरपाई भाजपा को करना पड़ रहा है। जबकि सही स्थिति यह है कि अगर लोजपा से सीट जदयू ने लिया है तो जदयू उसके बदले में कोई सीट उन्हें दे। लेकिन चूंकि अभी यहाँ नीतीश कुमार एक बड़े भाई की भूमिका में है, तो अंततः निर्णय वही होगा जो नीतीश कुमार चाहते हैं और जो सोचते हैं। जी डॉक्टर संजय कुमार, क्या समझा जाए? दरअसल ये संभावित लिस्ट की चर्चा जो हम कर रहे हैं, जिस पर औपचारिक मोहर लगना अभी बाकी है, कुछ 4-5 सीटों पर जिच अभी भी बना हुआ है, तो 2014 को यदि हम याद करें, जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी थे और जब एक लहरों का निमंत्रण दिख रहा था बिहार में, उस वक्त ना तो जेडीयू उनके साथ था, ना आपको बाकी छोटे छोटे घटक दल जरूर उनके साथ हुए थे, एलजेपी और आरएलएसपी तो पहली बार चुनाव मैदान में उतरी थी। लेकिन अब जाकर जबकि 5 साल एक सक्सेसफुल टर्म आपने पूरा किया है, तो इतनी सारे त्याग की भावना लाने के पीछे कारण क्या क्या हो सकता है? नहीं, मैं एक छोटे उदाहरण से आपको बता देना चाहता हूं जी। 2013 में हुंकार रैली हुई थी इसी पटना के गांधी मैदान में, और 2019 में इन लोगों ने संकल्प रैली की। तो जो भाजपा की ताकत थी, वो भाजपा की ताकत दिखी कि हुंकार रैली में भाजपा कितनी मजबूत थी। 2014 में जो मोदी बोलते थे और उनका जो कॉन्फिडेंस था और जो लोगों से अपील करते थे, वो कितना जाता था लोगों के पास, कितना वो डायलॉग कर पाते थे। 2019 में इनके सत्ता में रहने के बाद वो बात नहीं रही, तो इनको सहारा लेना पड़ा नीतीश कुमार जी को। और नीतीश कुमार जी चूंकि एक विकास के चेहरा हैं, इससे कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हम लोग जितने जातीय गणित की बात कर लें, जातीय समीकरण की बात कर लें, जातीय अस्मिता की बात कर लें, जातीय सच्चाई की बात कर लें, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां अपना वजूद बनाई हैं राज्यों में, और जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती है वहां पर विकास एक मुद्दा बना है। और वो विकास मुद्दा अगर नहीं होता तो शायद 90 से लेकर के 2005 तक लालू जी ने जिसको आधार बना करके राजनीति किया, शायद नीतीश कुमार जी सत्ता में बिहार में नहीं लौटते। तो जातीय सच्चाई तो है, जातीय समीकरण साधे जाते हैं, जातीय उम्मीदवारों पर दांव भी लगाए जाते हैं, लेकिन विकास एक मानक है और अब जनता इसके प्रति जागरूक हो गई है। यही तो कारण है कि कहीं न कहीं मोदी जी का जो फिजा थोड़ा मंद पड़ा, उसकी वजह से इनको जदयू को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा। जदयू के साथ इन्होंने समझौता किया और तब जाकर के अपना विनिंग सीट भी कहा कि ठीक है आप ले लीजिए, हम लोग 17-17 पर लड़ लेंगे, लेकिन हम आपके साथ रखने में हमें कोई परहेज नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा। तो नीतीश कुमार का विकास का चेहरा और मोदी ने जो स्कीम चलाया है केंद्रीय, ये दोनों को ये लोग मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। रह गई बात जो कैंडिडेट के नाम की चर्चा आप कर रहे हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, ये कोई नए उम्मीदवार नहीं है, ये आजमाए हुए सिक्के हैं और इन पर ही पार्टियां दांव लगाएगी। चूंकि ठीक है, जातीय समीकरण में भी ये फिट बैठते हैं, सामाजिक समीकरण में भी फिट बैठते हैं और क्षेत्रीय और नेशनल पार्टियों के हिसाब से भी ये फिट बैठते हैं। तो ठीक है कि पत्ता आज खुले कल खुले, लेकिन ये हर चीज को दांव लगाएंगे लोग। और इसमें एक सच्चाई को हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक जाति में कई चेहरे हो गए हैं, इसलिए केवल जाति की बात करके चुनाव में मैं आपसे सहमति जताता हूं और पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं होगा। मैं यही प्रश्न मैं नवल जी आपके पास भी लाना चाह रहा हूं कि ये बात सही है, कास्ट एक फैक्टर है, लेकिन ये बात भी सही है कि दूसरे दल भी जो होते हैं ना, आपके सामने जो अपोनेंट पार्टी होती है वो भी सेम कास्ट के ही कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। तो कास्ट फैक्टर तो वहां
उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाता होगा संभवतः। यहाँ आपको मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं सर, आप डेवलपमेंट को आपको कोर इशू बनाना ही पड़ेगा, क्या ये सच है? मैं पहले पार्ट का जवाब देना चाहता हूं जी। जाति को आप शाब्दिक अर्थ में मत लें। कैंडिडेट की जात ही नहीं, पार्टी की जात पर ध्यान देना होगा। अच्छा, पार्टी की जात हो गई है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी, यादव की पार्टी यादव की जात है मूल रूप से। मत बोलिए MY कमीशन, MY जो समीकरण है, तो जब पार्टियों की जात हो जाए, अजय ने ठीक ही कहा था, रुझान की भी बात कीजिए, आप खड़ा कर लीजिए सर। लेकिन एक बात बताइए, एक लालू जी की पार्टी को तो आपने इंडिकेट कर दिया, पर नीतीश जी की पार्टी को आप किस रूप में कहेंगे? हार जाएगा। आप दूसरे प्रश्न का बिल्कुल लालू, आप बोलिए, संजय कुछ कह रहे थे जी। मैं बहुत विनम्र सवाल था कि ठीक है, आपने ये एक स्पष्ट किया लालू जी के नाम पर कि चलिए ठीक है, वो पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं और उस पार्टी का वो एक बन गया है कि उसको वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, केवल लालू जी की बात नहीं है। अब मैं नीतीश कुमार की पार्टी की बात यदि आपसे पूछूं, जेडीयू की, वो तो आता हूं। हाँ, जेडीयू की भी जाति है। जेडीयू का जो कोड है, आप मत बोलिए कि नीतीश जी ने जात की राजनीति से प्रारंभ किया था, कुर्मी राजनीति, आज भी कुर्मियों को, लेकिन आगे चलकर उचित जातियों ने उन्हें अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो सर वो कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर निकले ना, वो लालू जी के विरोध में सर, तो वो अपने कर्मों की वजह से कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर निकले ना। अरे ये तो साफ जी नहीं, कास्ट पॉलिटिक्स को आप नैरो दायरे में मत देखिए। ठीक सर, आप कास्ट पॉलिटिक्स है, कास्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया मोबिलाइजेशन का। चलिए खैर, आप पूरे कास्ट को मोबिलाइज करते हैं, आप इंडिविजुअल को नहीं, आप कास्ट को मोबिलाइज करते हैं। और आप इस बात को मैं कहना चाहूंगा आपको कि मैंने कभी नहीं कहा कि एडिशनल फैक्टर नहीं है कास्ट। एक बात मैंने कहा, मूल आप विकास मुद्दा बना था लालू जी के को हराने में। ये कौन कहता है कि विकास मुद्दा नहीं बना? मोदी जी जब पिछले चुनाव में आए तो भ्रष्टाचार मुद्दा बना, लेकिन जब बड़े मुद्दे कमजोर, आज राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनेगा जो मोदी के पक्ष में जाएगा, बीजेपी के एनडीए के पक्ष में जी। मृत्युंजय, बड़े मुद्दे नहीं, मैं समझ गया सर, मैं आपका फिर रुक करूंगा, हो गई थी, मैं फिर रुक करूंगा सर आपके पास। एक लाइन, तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ज्यादा कारगर होता है जब राष्ट्रीय सवाल उठते हैं, बड़े सवाल उठते हैं विकास का, तब ये कमजोर होता है। लेकिन ये आज भी है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और मैं चंदन से सहमत हूं। चलिए सर, मैं समझ गया सर, मैं रोक रहा हूं, आप रुक जाइएगा प्लीज। और ये क्रॉस पार्टी, हाँ ठीक। मृत्युंजय, क्या, चलिए एक बात तो सही है कि जाति बोलती है, लेकिन जिन उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जो एनडीए की जो संभावित लिस्ट हमने रखी है अपने सम्मानित दर्शकों के सामने, वहां चूंकि राज्य में भी सरकार एनडीए की है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो कसौटी पे तो फिर कामकाज उतरेगा ही ना। और जब उतरेगा तो वो जाहिर है कितनी बड़ी चुनौती लेकर उतरेगा या कितना ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर देगा। देखिए, एक तो कहीं न कहीं इससे किसी को कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं, खास करके, और जो 2005 के पहले के जो बिहार था उसमें बदलाव आया है, और जब दोनों सरकारें एक साथ हुई है तो काम में गति आई है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पहले जब महागठबंधन के साथ थे नीतीश कुमार तो काम नहीं कर रहे थे, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कि जब दोनों डबल इंजन की सरकार आई है तो काम की गति बढ़ी है। लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि ये मुद्दा कब बन रहा है। इवन कि नीतीश कुमार भी जब भाषण दे रहे हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा कर रहे हैं, और इवन और रामविलास पासवान भी जा रहे हैं प्रचार में तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन विकास का जो इश्यू है उस पर खूब चर्चा नहीं हो रही है। ये एक दुखद पहलू कर सकते हैं, क्योंकि हमने काम किया, ठीक है, नहीं किया वो अलग चीज है, लेकिन क्या क्या बिहार के लिए होना। और ऐसा नहीं है
कि जो आरजेडी गठबंधन या कांग्रेस के लोग हैं जो सिर्फ विकास पर बात कर रहे हो, वो उनकी तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं रही। ये अजीब सी विडंबना है। और जो प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, अब देखिए हो क्या रहा है, आपको एक जानकारी दे दूं कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस के लड़ने की बात हुई, लेकिन खबर ये आई कि उनपे प्रेशर डाला जा रहा है कि जब रिपोर्ट लिया गया तो पता चला कि पशुपति कुमार पारस अच्छे प्रत्याशी नहीं हो सकते या मजबूत नहीं हो सकते, तो कहा यह गया कि रामविलास पासवान जी आप खुद ही मोर्चा संभालिए। तो ये खबर आ रही। अब निखिल कुमार जो राज्यपाल रहे हैं, कांग्रेस उनसे कर रही है, निवेदन कर रही है कि आप औरंगाबाद से चुनाव लड़ो, और वो बार बार कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मीरा कुमार की भी मंशा कुछ इसी तरह की है, वो भी चुनाव। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो इनके चौधरी कह रहे थे या और जो हमारे पैनल में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि एक हैवी बीट प्रत्याशी देखा जाता है कि कौन मजबूत है। तो वैसे हालात में तो देखता हूं कि मैं मीरा कुमार पे दाव लगाना या फिर निखिल कुमार पे दाव लगाना या फिर शरद यादव पे दाव लगाना, तो ये सारी चीजें हैं कि कहीं न कहीं हैवी वेट लोगों को देखकर प्रत्याशी तो बनाया जाता है, उसमें कास्ट फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर होता है। कास्ट फैक्टर तो है, इसमें तो खैर दो मत नहीं है, लेकिन सिर्फ कास्ट फैक्टर नहीं है। अब हम दूसरे घटक दलों की ओर चलते हैं, हम आप लोग के पास फिर रुक करेंगे। अब आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों की बात करते हैं। अररिया से सरफराज आलम, वैशाली से रघुवंश प्रसाद सिंह, बक्सर से जगदानंद सिंह, भागलपुर से बुलो मंडल, बांका से जयप्रकाश यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, महाराजगंज से रणधीर सिंह, छपरा से चंद्रिका राय, सिवान से हिना वहाब, पाटलिपुत्र से मीसा भारती या इनके पति शैलेश, पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा या उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, नवादा से राजवल्लभ यादव की पत्नी बेबी देवी। कांग्रेस की संभावित सीटें और उम्मीदवारों की चर्चा यदि हम करें तो औरंगाबाद से निखिल कुमार, सासाराम से मीरा कुमार, पूर्णिया से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, दरभंगा से कीर्ति झा आजाद, मुंगेर से अनंत सिंह या उनकी पत्नी, कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज में असराहुल हक के परिवार से कोई उम्मीदवार की चर्चा हो रही है। तो ये जो आरजेडी और कांग्रेस की एक संभावित लिस्ट की बात आई है, उस पर हमने आपको ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की। तो यहां पर जब हम देखते हैं चंदन जी, आरजेडी के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और तमाम जो घटक आएंगे, वहां पर क्या लग रहा है, क्योंकि इनके अंदर अभी बहुत अंतिम मुहर लगना बाकी है इस रूप में यहां भी कि अंतिम फैसला क्या होगा, किसके नाम पर मुहर लगेगी, और घटक दलों में आपस में भी कई रोष सामने आ रहे हैं। तो क्या क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं महागठबंधन को लेकर? महागठबंधन की राजनीति अभी जिस जगह पे है जी, वहां उसके घटक दलों में राजद के अलावा कांग्रेस, रालोसपा, शरद यादव और हम और ये विकास पार्टी है। लेकिन अभी जो हमारी जो सूचना है इसके हिसाब से लालू जी चाहते हैं कि तमाम वाम दल भी साथ इनके आए। जब तक वाम दल नहीं साथ में आते हैं तब तक एक फैसला हो चुका है कि राजद 20 सीटों पर, कांग्रेस से 11 सीटों पर, मुकेश सहनी और शरद यादव की पार्टी 2-2 सीट पर, हम 1 सीट पर और रालोसपा 4 सीट पर लड़ेगी। लेकिन अगर वाम दल के साथ कर लिया जाते हैं तो कांग्रेस और रालोसपा और ये शरद यादव की पार्टी से 1 सीट लेके उनको दिया जा सकता है। इसलिए वो अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वाम दल उन्हें कितना साथ देने जा रहे हैं, इसलिए वो भी सीटों की संख्या का और नामों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। वो वही नाम वो घोषणा कर रहे हैं जैसे आपने कहा, भागलपुर से बुलो मंडल, जयप्रकाश यादव, बांका से मीसा भारती, पटना साहब से, जो बिल्कुल सेक्योर्ड हैं। लेकिन जो सेक्योर्ड नहीं है वो उसको एक व्यापक अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राजग गठबंधन जो इस चुनाव में आ रहा है वो केवल जातीय मुद्दों के साथ में नहीं बल्कि कई और मुद्दे हैं जिसमें हिंदुत्व को राष्ट्रवाद में बदलने वाली प्रवृत्ति है, जहां एक तरह से सवर्ण आरक्षण का एक मुद्दा बन चुका है, या आज ही जो फैसला हुआ है लालू यादव जी का बेल का रद्द हो जाना और नीतीश कुमार जी को भी एक तरह से बरी कर देना, ये सारे छोटे छोटे मुद्दे राजग के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए उस मुद्दे के अगेंस्ट में वो चाहते हैं कि हमारा गठबंधन जो है और दलों का हो जो उनके जवाब में ज्यादा पड़े, वोट प्रतिशत में ज्यादा पड़े। यहां तक कि वो सपा और बसपा के लिए भी 1 सीट रखना चाहते थे,
लेकिन बसपा की घोषणा करने के बाद वो उम्मीद भले समाप्त हो गई है, लेकिन सपा और वामदल में उम्मीद बाकी है, और जब तक वो उम्मीद बाकी है तब तक सीटों की संख्या को वो बचा के रखना चाहते हैं अपने तय। हो सकता है कि 2 दिन में ये फैसला भी हो जाए। बिल्कुल अजय जी। अजय जी, क्या है कि चूंकि महागठबंधन में जितने घटक दल हैं उनकी संख्या कई है, उनमें और भी शामिल किए जाने की बात हो रही है। जैसा कि चंदन जी ने भी कहा कि लेफ्ट को साथ लेकर चलने की बात आ रही है। अब सिर्फ फुटोबल कहां पर है? हम पार्टी कहती है कि हमको तो सम्मानजनक स्थान चाहिए, आरएलएसपी कहती है कि हमको सम्मानजनक स्थान चाहिए। हम का तो ये मानना है कि आरजेडी और कांग्रेस के बाद जो सीटें बचती हैं उसमें बराबर का हक मिले हमको। तो कहां आप किससे क्या लेंगे और किसको क्या देंगे, ये एक भारी चुनौती है कि नहीं? अभी इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जब भी घटक दलों की राजनीति चलती है, और खास करके आप 2014 से आप देखें, उसके पहले की बात अभी छोड़ दें, 2014 के पहले भी हमारे यहाँ संवित सरकारें ही रही थी एक लंबे समय से, लेकिन हम अभी उसी को अपना बेस ईयर मानते हैं। तो 2014 में जिस तरह से एनडीए ने घटक दलों की राजनीति में जिस तरह की सहभागिता और इंक्लूसिवनेस दिखाया था, वो चीज अब इस दफा महागठबंधन की तरफ से भी आना शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसी तरह का प्रयास शुरू किया था, हालांकि उससे कांग्रेस को ये सफलता दूसरे राज्यों में नहीं मिली है, परंतु बिहार में वह मिलती हुई दिख रही है। तो अब इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि आप ऐसे घटक दलों को साथ में लेकर के चल रहे हैं जो अभी हाल ही में आपके साथ वो जुड़ रहे हैं, इसके पहले वो आपके अपोजिशन खेमे में थे। तो जो भी नैरेटिव जिसको वो सपोर्ट करते थे, वो उनका नैरेटिव ही कुछ और था, और अब आपके एक नए नैरेटिव को लेकर के आपके साथ वो जुड़ रहे हैं। तो उनकी अपनी छवि तो तार-तार हो ही चुकी है, उसकी तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। राजनीति में वो कोई करता भी नहीं है और वोटर्स भी नहीं करते हैं। लेकिन आगे जो बातें होनी है कि यहां इसको सामंजस्य के रूप में लेना पड़ेगा महागठबंधन को भी, कि अगर महागठबंधन ऐसे लोगों का साथ चाहती है जो कल तक इनके साथ नहीं थे और वो पावरफुल हैं अपने अपने स्तर पर, तो उन्हें ऐसे लोगों को तरजीह देनी पड़ेगी। अब देखिए, इन्हें एनडीए से सीखना चाहिए कि एनडीए में क्या किया। अब दोनों नीतीश जी और मोदी जी दोनों ही पावरफुल हैं अपने अपने स्तर पर, दोनों विकास के लिए जाने जाते हैं, दोनों महान व्यक्तित्व हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, विकास के लिए जरूर जाने जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके मोदी जी नीतीश जी के सामने या भाजपा नीतीश जी के सामने स्पष्ट तौर पर पीछे की भूमिका अदा कर रही है, और नीतीश जी अगली भूमिका अदा कर रहे हैं, और उसमें उन्हें कोई परहेज नहीं है, वो चल रहा है। तो ये स्थिति जब वे दोनों दल मिलकर के कर सकते हैं, तो महागठबंधन भी संभवतः इसी ओर जा रहा है। और खास करके लालू जी जिन्होंने 15 में इसका बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बिहार में किया था और उसमें बहुत बड़ी सफलता उनको मिली थी, तो अब वो इसमें मुखर होकर के आ रहे हैं। और अगर कहीं उन्हें भगवान की कृपा से अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो इसमें और वो ज्यादा सफल होंगे। और निश्चित मानिए और पक्का मानिए, महागठबंधन और एनडीए का संघर्ष देखने लायक होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा। डॉक्टर संजय कुमार, हम आपके पास रुकते, उससे पहले हम आपको एक और फैक्ट फाइंडिंग्स दिखाकर हम आपसे समझेंगे। महागठबंधन और एनडीए में कुछ सीटों को लेकर पेच फंसे हुए हैं। आरजेडी से मीसा भारती पाटलिपुत्र की प्रत्याशी हो सकती है, लेकिन इनके राज्यसभा कार्यकाल अभी बचे हुए हैं। इनके पति शैलेश को टिकट मिल सकता है। गिरिराज सिंह की सीट नवादा फंसी हुई दिख रही है। इस सीट पर एलजेपी ने अपनी दावेदारी पहले ही पेश कर दी है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एलजेपी यहां से वीणा देवी को लड़ाना चाहती है। फैसला क्या होगा, ये दिलचस्प है। मुंगेर से अनंत सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं। माना जाता है कि ये आरजेडी के पसंद के नेता नहीं हैं, और ये लगभग स्पष्ट है। ऐसे में इस सीट पर भी निर्णय का सबको इंतजार है। महागठबंधन में शरद यादव मधेपुरा से लड़ेंगे, ये लगभग तय है। फिर सिटिंग एमपी पप्पू यादव कहां से लड़ेंगे। भागलपुर की बात करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार शहनवाज हुसैन रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। चर्चा ये भी थी कि जेडीयू पाटलिपुत्र की सीट चाहती है। यहां से बीजेपी के रामकृपाल यादव सिटिंग एमपी और केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में यह भी चर्चा कि बीजेपी के कुछ नेता जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों की टिकट कट सकते हैं। इसको लेकर अश्विनी चौबे, आरके सिंह के नाम सामने
आ रहे थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमने कल बताया था कि केंद्रीय मंत्रियों के टिकट नहीं कटेंगे, उनकी सीटें संभवतः बदली जा सकती है। हम आपको ये बता दें कि कुछ केंद्रीय मंत्री जो लोकसभा में नहीं थे, उनको जरूर लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। मसलन रविशंकर प्रसाद जो लोकसभा सांसद नहीं है, उनको पटना साहिब से इस बार चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। अश्विनी चौबे बक्सर, आरके सिंह आरा, राधा मोहन सिंह मोतिहारी, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव का नाम तय है। चूंकि एलजेपी ने नवादा सीट मांगी है और गिरिराज ने कहा है कि एनडीए का हर फैसला उन्हें मंजूर है, तो इस सीट पर एनडीए के निर्णय का इंतजार अब थोड़ा औपचारिक रूप से करना होगा। तो ये स्थितियां हैं डॉक्टर संजय कुमार। यदि हम महागठबंधन के पेज को समझे तो पहले उस पेज को समझाइए और उलझने क्या है एनडीए के अपने घटक दलों में, उसके बारे में बताइए। देखिए, महागठबंधन को समझना आज की तारीख में बड़ा आसान है। लालू जी की राजनीति को देखिए तो हमेशा वो ओबीसी की राजनीति करते रहे हैं और वो अपने तरीके से एमवाई को एड्रेस करते रहे हैं, पोलराइज्ड भी करते रहे हैं। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे जो आज महागठबंधन के साथ है, तो कांग्रेस ने देश स्तर पर उसकी जो स्थिति रही हो, बिहार में वो अगड़ों पर दांव लगाया है और उसी के तहत देखे होंगे मदन मोहन झा जी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं, अखिलेश सिंह जी को चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाते हैं। मतलब वो अगड़े को साधने की कोशिश करते हैं। अगर जीतन राम मांझी को देखते हैं तो अगर उधर रामविलास पासवान है तो एक दलित चेहरा के तौर पर वो जीतन राम मांझी को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को लाते हैं और कहते हैं कि हम आपको संतुष्ट करेंगे, तो कुशवाहा वोटरों को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो वो नेशनल इशू पर भाजपा ने क्या किया, उनके कितने स्कीम इंप्लीमेंट हुए, विकास की गति कितना तेजी से बिहार में बढ़ी, इससे ज्यादा जो उनका जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य होगा इस तरह को पोलराइज करने के लिए कि हमारे साथ अगड़े भी रहे, पिछड़े भी रहे, दलित भी रहे, मुस्लिम भी रहे, और इस गोलबंदी में हम कितना कामयाब हो पाएंगे घेरने में, इस पर बात बनती है। लेकिन हां, एक जगह जो महागठबंधन का पेच फंस रहा है, वो पेच फंस रहा है जहां पप्पू यादव का मामला आता है, जहां देवेंद्र यादव का मामला आता है। चूंकि उसमें राजद कहीं से भी नहीं चाहती है कि हम इनको आगे बढ़ने में मदद करें, चाहे उनको कांग्रेस पेट्रोनाइज कर रही हो या दूसरी पार्टियां पेट्रोनाइज कर रही हो, या जो वाम दल हैं जिनकी अपनी जमीन है। ठीक बात है कि राजद चाहती है कि अगर कम से कम 3 सीट भी दिया जाए तो बिहार में एक बड़ी ताकत और खास करके कैडर बेस्ड ताकत हमारे साथ जुड़ जाएगी और हम लोगों तक डायलॉग करने में हमें काफी आसानी होगी। लेकिन स्थिति बनती है कि अब वाम दल 3 सीटों पर संतुष्ट हो जाती है और संतुष्ट होकर के इनके साथ खड़ी हो जाती है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन का ये जो सोशल इक्वेशन है, सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण में वो एनडीए पर भारी पड़ेगा और इसी को साध करके वो चुनाव में उतरेगी, जो मैं समझ रहा हूं। जी बिल्कुल। सर नवल जी, हम आपके पास रुक करने से पहले एक और हम आपको फैक्ट से अवगत कराएं। फैक्टर की यदि हम बात करते हैं, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के इतर अगर कोई तीसरी राजनीतिक राह सामने आ जाए तो चौंकाने वाली बात नहीं होगी। ये इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वाम दलों का महागठबंधन में शामिल होने को लेकर कुछ ठोस नहीं दिख रहा है, जबकि मधुबनी, जमुई, बेगूसराय जैसी सीटों पर इनका प्रभुत्व भी है। दूसरी तरफ पप्पू यादव फैक्टर की बात करें तो पप्पू यादव लोकसभा से सिटिंग एमपी हैं, लेकिन महागठबंधन को यहां शरद यादव को चुनाव लड़ाना चाहता है महागठबंधन। ऐसे में पप्पू यादव क्या करेंगे? तीसरी अहम बात समझने की जरूरत है, जीतन राम मांझी महागठबंधन से नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की 2 दिनों की बैठक में मनचाही सीट नहीं मिलने के फैसले से जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो बीच में ही बैठक छोड़कर पटना भी लौट गए। मांझी ने 16 मार्च को अपनी पार्टी की बैठक बुलाई है। मांझी गया, औरंगाबाद और नालंदा की सीट मांग रहे हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक उन्हें 2 सीट दिया जा सकता है बहुत मुश्किल से। उनका कहना था कि महागठबंधन में उनकी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी है, इसके चलते आरजेडी और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन मांझी के बदले कुशवाहा को, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के बाद सबसे अधिक सीटें दी जाने की संभावना है। ये चर्चा जोरों पर है कि अगर बात नहीं बनी तो कोई तीसरी राह भी लोग अपना सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मांझी ने साफ कहा है कि वो नाराज नहीं है और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। नवल जी, ये सब कुछ ठीक है आखिर में जरूर कहा जाता है,
लेकिन मकसद तो स्पष्ट ही है। अब यदि कोई तीसरा फैक्टर भी बन सकता है क्या इस चुनाव में, पप्पू यादव, लेफ्ट और मांझी और ये सब अलग से मिलकर? इसकी संभावना कम है जी, संभावना कम है, लेकिन रूल आउट आप नहीं कर सकते। देखिए, जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मैं कोई संभावना नहीं देख रहा हूं वाम पार्टियों का महागठबंधन के साथ रहकर चुनाव लड़ने का। लेकिन पप्पू यादव को तो स्पष्ट रूप से महागठबंधन का हिस्सा नहीं माना गया है। वामवादी पार्टियां एक नहीं है। हाँ, तो एडजस्टमेंट की बात हो रही है ना। वो आज भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि महागठबंधन उनको एकोमोडेट करेगी। खास करके बेगूसराय की सीट कन्हैया, जिस पर विपक्षी पार्टियां मोबिलाइज हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, मत भूला जाए, और एक आइडियोलॉजिकल सवाल बनकर उभरा था कन्हैया का सवाल। राष्ट्रीय स्तर पर एंटी मोदी पार्टीज मोबिलाइज हुई थी, उस पर भी आरजेडी सहमत नहीं है कन्हैया को बेगूसराय से कैंडिडेट बनाने के लिए। ये अभी तक की जो संकेत आए, कल क्या होगा मैं नहीं जानता। और आप जान लें, सीपीआई ऑन रिकॉर्ड है कि वो अलग रास्ता अपना सकती है, लेकिन केवल सीपीआई नहीं है, सीपीएम है। आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक को छोड़ दे तो माले एक सशक्त भूमिका में है। ऐसी स्थिति में जो सीटें वो मांग रहे हैं, इसको ये एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, तो उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है तीसरा रास्ता चुने का। बस यही हमें जानना था सर। ऐसा लगता है कि मांझी जी की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, और कुशवाहा जी का भी सपना पूरा हुआ नहीं दिखता है। ऐसी स्थिति में आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं थर्ड फॉर्मेशन का, लेकिन इसकी संभावना कम है, ऐसा मुझे लगता है। जी मृत्युंजय, क्या आप लोगों के पास जानकारी आ रही है थर्ड फ्रंट को लेकर? मतलब एक एक्स्ट्रा थर्ड फ्रंट, ऑलरेडी एक फ्रंट है जो महागठबंधन है, जहां की एक उसमें थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट सब शामिल हो रहे हैं फिलहाल, लेकिन क्या ऐसी भी संभावनाओं की चर्चा है कि एक थर्ड फैक्टर भी हो सकता है? देखिए, अभी तक तो इस पर किसी ने पत्ते नहीं खोले हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मांझी जी की नाराजगी क्या है कि उन्हें एक सीट नालंदा दिया गया है, दूसरा सीट उन्हें उनकी एक सीट गया, तो गया में तो खुद फुटफुल कंडीशन में है, सांसद भी रहे हैं और गया उनकी कर्मभूमि रही है, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए वो मुफीद सीट है। लेकिन नालंदा के बारे में वो खुद हम फिर रुक करेंगे यदि समय बचा तो मृत्युंजय, क्योंकि ये एक बात तो चल रही है चंदन जी की कहीं न कहीं ये सब भी एक फैक्टर नए तरीके से उभर कर सामने आए इस चुनाव मैदान में, क्योंकि सम्मानजनक जगह नहीं मिले इस मौके पर तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है साथ निभाना। जी, लेकिन बात वैसी नहीं है जहां तक मांझी जी का सवाल है। जी, मांझी जी ने तो यह भी कल कहा है कि मुझे अगर एक सीट भी नहीं मिलेगा तो मैं महागठबंधन के साथ में हूं। ये तो 2 महीना पहले 3 महीना पहले मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लेकिन समय क्या कहता है वो भी देखना होगा। हाँ, लेकिन जहां तक उन्होंने सीटों की दावेदारी की बात जो वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके दल में इतने बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो डिमांड नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है वो भी उनका साथ छोड़ दें और बाद में राजग गठबंधन को हराने की बात कहकर शायद वो अपने जो राजनीतिक धुरंधर हैं उन्हें मनवा लें और एक सीट पर लड़ने के लिए राजी हो जाएं। जहां तक पप्पू यादव जी का सवाल है, तो अगर किसी खास परिस्थिति में महागठबंधन नहीं अपनाते हैं तो वो अपना खीस जो है महागठबंधन पर उतारेंगे और संभवतः ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे जो महागठबंधन के वोट को ही काटेंगे, और इसके अलावा पप्पू यादव के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजग की तरफ उनका दरवाजा खुला हुआ है, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट जा सकते हैं और उन्होंने ऐसा कहा भी है कि मैं किसी भी हालत में मधेपुरा नहीं छोड़ूंगा। तो हो सकता है कि अपनी पार्टी से अलग स्थिति में होकर वो लड़ें और कुछ अन्य जगहों पर खड़ा करके महागठबंधन की लड़ाई को थोड़ा मुश्किल कर दें। जी अजय जी, रालोसपा का सवाल है तो रालोसपा तो खुद राजग से हट के गई है और
और वो अपने तय जो 3 सीट के अलावा उन्हें 4 सीट मिल रहा है, मुझे नहीं लग सकता है कि ये वो उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा आज किसी दूसरे गठबंधन में जाकर के अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसलिए वो उनकी मजबूरी है, वो महागठबंधन में ही बने रहेंगे, चाहे वो 3 सीट हो या 4 सीट हो। जी, क्या लग रहा है अजय जी आपको कि क्योंकि देखिए पप्पू यादव फैक्टर सीमांचल में मायने तो रखते हैं, और फिर जब सीमांचल की राजनीति की बात करें तो एक बड़ा ही राजनीतिक मैदान के रूप में बड़ा ही लंबे समय से देखा जाता है कि वहां से बहुत सारी बिहार की राजनीति तय भी होती रही है। तो क्या पप्पू यादव को नजरअंदाज करना बहुत आसान है महागठबंधन के लिए? हालांकि वो जो कर दिया इन्होंने कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे, तो थर्ड फ्रंट जो हम कह रहे हैं, क्या ये इमर्ज हो सकता है माइनस महागठबंधन? देखिए, उसे वो अपना एक कोई थर्ड फ्रंट करके कुछ डिक्लेयर करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक थर्ड फैक्टर आने की संभावना है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यहां पर यह देखना जरूरी है कि महागठबंधन और जो एनडीए है उसमें एक फंडामेंटल फर्क है। फंडामेंटल फर्क यह है कि जहां एनडीए एक तरफ वैसे पार्टियों को साथ में लेकर के चल रही है जिनके सामंजस्य पूर्व से बने हुए थे, अब तक कोई नया विरोधी खेमा से कोई आदमी उनके पास नहीं है, लेकिन इधर जो पार्टियां हैं वो विरोधी पार्टियों से भी आई हैं, विरोधी गठबंधन से भी आई हैं और जिनका अपना अस्तित्व भी रहा है। तो वैसे में वो चुनौती वहां ज्यादा कठिन है। महागठबंधन की चुनौती, गठबंधन बनाने की चुनौती, इलेक्शन में जाने के बाद जो स्थिति बनेगी वो एक अलग बनेगी, लेकिन गठबंधन बनाने की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, इतना आसान भी नहीं है जैसा कि कभी कभी लोगों को दिखता होगा। चूंकि कई रीजंस हैं। अब जैसे देखिए, क्या चेहरा दिखलाएंगे मांझी जी या फिर क्या चेहरा दिखाएंगे कुशवाहा साहब, जो वैसे जगह से आए हैं जहां वो सम्मान के साथ रहते थे और यहां भी आकर के उन्हें कुछ नहीं मिला, और अगर मिला भी तो जितना चाहते थे वो न मिला, तो ऐसे भी उनकी स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। लोगों के बीच जाकर के संदेश भी तो कोई अच्छा नहीं दे पाएंगे, तो वो स्थिति है, उससे लोगों को निपटना है। और एक बहुत अच्छी बात अभी कहा गया कि मांझी जी को अपने साथ जो कुछ महत्वपूर्ण नेता हैं उनको भी साथ लेकर के चलना है, तो अभी तो वो उनके चेहरे को लेकर के आगे बढ़ने की बात करते रहेंगे। हो सकता है लास्ट में वो एक सीट पर भी मान जाए, वो एक अलग स्थिति बनेगी, तब फिर जो होगी वो अलग बात होगी। मृत्युंजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपकी बात पूरी नहीं सुन पा रहे थे। अजय जी, मैं आपको रोक रहा हूं। विक्रम, मृत्युंजय, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? मृत्युंजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है दूरभाष संपर्क इस वक्त स्थापित नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हम आपके पास फिर रुक करेंगे। ये जो स्थितियां हैं, तीसरे फैक्टर की बात जो हो रही है, उसको लेकर डॉक्टर संजय कुमार कितनी बातें दिलचस्प हो सकती हैं और कितना हवाई बातें हैं? नहीं, दिलचस्प तो होगा। जैसे अगर वामपंथी पार्टियां अगर रुख अलग कर लेती हैं, तो सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, सीपीएम हो, अगर ये सारी वामपंथी पार्टियां अगर मिल करके और अगर चुनाव में जाती है तो हर जगह उनके अपने वोट हैं, उनके कैडर हैं और वो कुछ वोट लेते हैं। तो क्या ऐसा जोखिम महागठबंधन के घटक उठाने को तैयार होंगे आरजेडी और कांग्रेस? लगता तो है, चूंकि मैंने देखा है कांग्रेस भी कह रही है कि चलिए वाम दल को देखा जाएगा। राजद भी बहुत कुछ चाहते हैं लालू जी कि वो वाम गठबंधन रहे, लेकिन सीट पर बात बन नहीं रही है। तो उस स्थिति में ठीक बात है कि वामपंथी पार्टियां ये उम्मीद लगाए हुए तो बैठी हुई है कि निश्चित रूप से हमको महागठबंधन में जगह मिलेगी, लेकिन अगर जगह नहीं मिली तो वो रास्ता चुनाव में तो जाएंगे, चुनाव बिल्कुल। मृत्युंजय, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बड़ी आवाज पूरी आ रही है, तो चूंकि अब समय खत्म हो रहा है, आपकी मैं जान लूं पूरा अपडेट आपसे, बताइए। जी देखिए, अपडेट की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से अब आमने सामने की लड़ाई तो होने ही जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए गठबंधन या फिर यूपीए गठबंधन, लेकिन अभी कई ऐसे पेच हैं कि जिसपे अभी फैसला होना बाकी है। अब तक दरभंगा को लेकर के जो अजय निषाद हैं, जो सन ऑफ मल्लाह जिनको मुकेश सहनी,
वो नाराजगी है। और मुझे लगता है कि इस तरह की नाराजगी को कैसे लालू जी पैचअप कर पाएंगे। और उधर बीजेपी में तो अजीब हालत है, वहां सीट पर सीट कटे जा रहा है। 17 देने के चक्कर में एक तरह से हाथ ही जला ली है भारतीय जनता पार्टी ने, और कई सीटों को गवा देना उनके लिए आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा, और जिस तरह का भीतरघात का अगर सामना करना पड़ा तो एनडीए गठबंधन को भारी पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कहीं न कहीं भले ही बड़े बढ़ चढ़ कर बातें किए जा रहे हैं एनडीए की ओर से, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को इतना मजबूती के साथ दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में अगर जिस तरह की खींचातान है अंदर अंदर, और 5 से 8 सीट मैं आपको रोक रहा हूं, रुक जाइएगा। सांसद अगर चले गए, इस बात में दम है, इसे खारिज नहीं किया सकता है। बहुत धन्यवाद नवल चौधरी जी आपका, बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, बहुत धन्यवाद चंदन जी आपका, बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय कुमार आपका। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 वाकई बिहार में जो ये चुनाव आप देखेंगे ना, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कद्दावर नेता मैदान में हैं और बहुत सारे कद्दावर उलझने भी हर दल के पास हैं। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठे, ये कहावत अब नहीं चलेगी। अब चलेगी कौन बनेगा बाजीगर, क्योंकि जो जीतेगा बाजी वही होगा बाजीगर। चलते रहिए, हम भी देखते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।